बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पिछले आर्टिकल से कनेक्टेड ही है। एंड दिस आर्टिकल इज बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। ठीक है। अभी तक जो हम कवर कर रहे थे, हम अभी तक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ रहे थे। लेकिन अब से हमने स्टार्ट किया है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, विच इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट केस। इस पर्टिकुलर केस में आपका जो इनपुट होगा वो डिजिटल बाइनरी सीक्वेंस होगा और जो आपके पास आउटपुट जनरेट होके आएगी वो आपके पास एनालॉग सिग्नल होगा। अब क्योंकि हमने जब इस पर्टिकुलर आर्टिकल का स्टार्ट किया था, यानी ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर, तो इनमें जो हमने जितनी भी कन्फिग्रेशंस अभी तक ए टू डी कन्वर्टर की पढ़ी हैं वो सब की सब बेस्ड थी कंपैरेटर्स के ऊपर। तो इसीलिए हमने जो सबसे पहला आर्टिकल इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था वो हमने कंपैरेटर को डिस्कस किया था। तो कंपैरेटर के ऊपर बेस्ड हमने अभी तक जितनी भी कन्फिग्रेशंस हैं वो की है। ठीक है। और कंपैरेटर एज यू नो इज आल्सो अ टाइप ऑफ और अ कन्फिग्रेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहना चाहिए। अब इन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन में भी क्या कंपैरेटर ही यूज़ होगा या नहीं, ये अभी हम जो है वो देखते हैं। इसमें हम बेसिकली जो है वो दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक वेटेड रेजिस्टर टाइप और एक रेजिस्टिव लैडर टाइप। ठीक है, दो टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम जो है वो वेटेड रेजिस्टर टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम रेजिस्टिव लैडर टाइप पढ़ेंगे। जो वेटेड रेजिस्टिव टाइप है इसका जो बेनिफिट है वो तो सबसे पहले हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि दिस इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट। ये इसका बेनिफिट है। जब हम नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे रेजिस्टिव लैडर, तो उसमें हम देखेंगे कि उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका एनालिसिस जो है वो इस वेटेड रेजिस्टर टाइप कॉन्फ़िगरेशन से काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है। अभी हम वेटेड रेजिस्टर को अगर कंसिडर करें तो अब वेटेड रेजिस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो तो अभी हम देखेंगे ही, लेकिन इसमें बेसिकली जो डिपेंडेंस होगी स्ट्रक्चर की कि उस स्ट्रक्चर में कितने, क्योंकि रेजिस्टर का नाम आ रहा है तो कितने रेजिस्टेंसेस यूज होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन योर डिजिटल इनपुट। जितना आपका डिजिटल इनपुट का साइज होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने रेजिस्टेंस यूज होंगे। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में ऑप एम्प एक ही यूज होगा, तो इट विल यूटिलाइज ओनली वन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। लेकिन ये रेजिस्टेंसेस कितने यूज करेगा दैट विल ट्रूली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन योर डिजिटल सीक्वेंस या इनपुट सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जनरल केस कंसिडर करें, एन बिट का आपका डेटा है जिसको आप डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो रेजिस्टेंसेस यूज होंगे वो होंगे R, 2R, 4R अप टिल 2 raised to the power n-1R। यानी R is fixed in all these resistances, यानी ये सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं ये R के ही मल्टीपल्स हैं। यानी अगर आप R 1 किलो ओम का यूज करेंगे तो फिर अगला रेजिस्टेंस 2 किलो ओम होगा, उससे अगला 4 किलो ओम होगा, एंड सो ऑन। हर सक्सेसिव रेजिस्टेंस जो है वो प्रीवियस वाले से जो है वो डबल होगा, और ये कहाँ तक जाएंगे, 2 रेज़्ड पावर n-1 टाइम्स R तक ये रेजिस्टेंस जाएंगे। अब जेनेरिक केस से इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर हम n इज इक्वल टू 4 अज्यूम कर लें, यहाँ स्मॉल n क्या शो कर रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ योर डिजिटल इनपुट विच नीड्स टू बी कन्वर्टेड। तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि आपका 4 बिट का डेटा आ रहा है, जो डिजिटल डेटा है या बाइनरी डेटा है जिसको हमने कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब इसमें आपके पास अगर n इज इक्वल टू 4 है तो ये जो ऊपर जेनेरिक रिलेशनशिप लिखी हुई है इसमें प्लग इन करें, R, 2R, 4R एंड 8R ये रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। अब ये हमने कैसे डिटरमिन किया कि ये जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस है कहाँ एंड होगा। इसमें आप सबसे पहले उसकी जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लें और फिर आप R से स्टार्ट करें और आप वहाँ तक जाएं जो आपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया।
और हायर रेजिस्टेंस की जो एक्सप्रेशन है वो है 2 raised power n minus 1 into r, and n in our case is 4, so this means 2 raised power 4 minus 1 into r means 2 raised power 3 into r. So this means your highest resistance would be 8r, so you need to stop at 8r. So start with r, double it, 2r, double this one, 4r, and double this one, so this will end up to 8r. So if you count the total resistances, there are total 4 resistances. So this means number of resistance is equivalent to the number of bits in the digital sequence. If you consider the case when n is equivalent to 5, now this case will turn out to be like this. The maximum resistance would be 2 raised to power n minus r. So now n is 5. So the maximum resistance would be 2 raised to power 5 minus 1 into r, means 2 raised to power 4 into r. This means 16r. So total resistances would be r, 2r, 4r, 8r, and 16r. And if you count them, these are 5 resistances. So this means the number of resistances would be always equivalent to number of bits in your digital sequence. Now, if we consider a case with a greater number of or higher number of bits in the input sequence, for example, 16 bit. So now the total resistances you need are R2R up till 2 raised to power 15R. This means, as we know, the total number of resistances in this configuration is equivalent to the number of bits in digital sequence. So this means you now need 16 different resistances. Different, why I say different? Because every resistance is different in this sequence. If first is 1 kilo ohm, the other would be 2 kilo ohm, the next would be 4 kilo ohm, then 8 kilo ohm, then 16 kilo ohm, then 32 kilo ohm, and so on. So you need 16 different resistances. This is basically the drawback of this configuration, that you need multiple types of resistances in this particular configuration. And if the size of digital sequence increases, you need multiple type of resistances to implement this particular configuration, which might be difficult if you have got limited values of resistances in your lab if you're implementing it. तो इस configuration का जो drawback हमने अभी तक consider किया है वो ये है कि आपके पास जो types of resistances हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस configuration की implementation के ऊपर, और इस implementation में the case we are considering is a 4-bit case. कैसे पता चला मुझे? ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास 4 बिट का सीक्वेंस आ रहा है. D0 is the least significant bit and D3 is the most significant bit. तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने ये जो D3 है उसके साथ जो रेजिस्टेंस का ये तो मुझे पता है कि अगर 4 मेरे पास बिट्स हैं इनपुट में, देन आई विल बी नीडिंग 4 रेजिस्टेंसेस, और ये केस हमने ऊपर डिस्कस भी कर लिया. When n is equivalent to 4, you need R, 2R, 4R and 8R resistance, right? तो दिस मीन्स अब हम जो रेजिस्टेंसेस यूज करेंगे वो होंगी R, 2R, 4R एंड 8R, राइट? और अगर मैं R को 1 किलो ओम सेट कर दूं तो ये हो जाएगी 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम एंड 8 किलो ओम रेजिस्टेंस, राइट? और अगर आप अब इसके साथ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ जिस कॉन्फ़िगरेशन में यूज हो रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास बेसिकली इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, और जब इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर मल्टीपल जो है वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में डिफरेंट इनपुट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द समर सर्किट. समर सर्किट इसलिए कि अगर मैं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एनालिसिस करूं तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है दैट इज ग्राउंडेड. सो दिस मींस जो यहाँ वोल्टेज अपेयर होगी वो वर्चुअल शॉर्ट की वजह से 0 वोल्ट अपेयर होगी, ठीक है. तो अगर यहाँ वोल्टेज 0 वोल्ट अपेयर हो रही है तो आपको पता है कि जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आप जब इसका एनालिसिस करते हैं तो आप सबसे पहले I1 कैलकुलेट करते हैं. I1 इज गिवन एज V1 minus 0 divided by R1,
एंड दिस I1 इज इक्वलेंट टू दिस I0 और I2, आप कह लें जो भी नोटेशन आपने यूज करनी है। यहाँ हमने I0 बिकॉज ये दोनों करंट्स इसलिए इक्वल हैं कि इस पर्टिकुलर नोड में ये I1 एंटर हो रहा है और इस नोड से ये I0 लीव कर रहा है। सो यूजिंग KCL वी नो दैट द एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द लीविंग करंट। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि V0 फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाय R1 इंटू V। वो कैसे? क्योंकि I0 जो है इसकी वैल्यू थी 0 माइनस V0, यहाँ V0 ये नोड है, ये मैं लेबल करना भूल गया, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। तो अब आप जब इन दोनों करंट्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आप V0 की इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। तो V0 की इक्वेशन आ गई आपके पास माइनस RF डिवाइडेड बाय R1 इंटू V। ठीक है, तो अब आपके पास ये, तो अगर एक इनपुट कनेक्टेड हो तो उसकी इक्वेशन है। अगर 4 इनपुट्स आपके पास कनेक्टेड हैं तो दिस मीन्स जो यहाँ I1 जनरेट हो रहा है दैट वुड बी द सम ऑफ दीज 4 करंट्स। So this would be equivalent to current due to this plus current due to D2 plus current due to D1 plus current due to D0। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल सम ऑफ द करंट्स जो है वो I1 बनेगा और फिर ये I1 फ्लो करेगा टुवर्ड्स I0 और फिर I0 की इक्वेशन आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये हमने I0 की इक्वेशन डेवलप की है, इसमें हमने I1 लिखा D3 डिवाइडेड बाय R प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2R प्लस D1 डिवाइडेड बाय 4R प्लस D0 डिवाइडेड बाय 8R, दैट इज I1। एंड एज वी नो I1 इज इक्विवेलेंट टू I0। सो I0 की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो I0 की इक्वेशन बनेगी 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। आप यहाँ से देख सकते हैं 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। अब आपने सिंपली क्या करना है, दोनों करंट्स को इक्वेट करना है। तो आपके पास दोनों करंट्स को जब आप इक्वेट करेंगे तो I1 बिकम्स इक्वल टू V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। यहाँ से आप V0 की इक्वेशन निकाल लें, V0 की इक्वेशन आ जाएगी माइनस RF इंटू I1 और यहाँ पर आप सिर्फ I1 की वैल्यू प्लग इन कर दें जो आपने ऊपर लिखी है और फिर इस पूरी इक्वेशन में से आप 1 बाय R कॉमन ले सकते हैं। तो आगे आपके पास D3 प्लस D2 बाई 2 प्लस D1 बाई 4 प्लस D3 बाई 8। ठीक है, यहां आप ये देख सकते हैं कि आप जब एक डिजिटल बाइनरी सीक्वेंस लिखते हैं तो वो होता है आपके पास LSB D0, फिर सिग्निफिकेंस की तरफ आप जाते जाते हैं D1 D2 एंड D3 इज योर MSB। अगर आप इनके वेट्स देखें तो ये आते हैं 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2 एंड 2 raised power 3। ठीक है, अब ये वेट्स आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो D3 की वेटेज सबसे ज़्यादा है, D2 की जो है वो उससे हाफ है, D1 की जो है वो D3 से 1/4 है और D0 की जो है वो D3 से 1/8 है। ठीक है, ऐसे ही है ना? या अगर आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो है वो इस होल इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 8 से जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8D3 प्लस 4D2 प्लस 2D1 प्लस D0, जिससे आपने जो है वो मल्टीप्लाई किया वो इस इक्वेशन को रीएडजस्ट कर देगा। डिवीजन वाला आप यहाँ पे कॉमन रहने दें, तो डिवीजन वाला है वो तो जस्ट एक अल्फा या कांस्टेंट फैक्टर ही होगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, वरना यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि जब आप V0 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो V0 को कैलकुलेट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है D3 का, D2 का जो है वो हाफ है कंट्रीब्यूशन, D1 का 1/4 है और D0 का 1/8 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये नजर आ रहा है कि जब आप आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे तो अगर D3 हाई हो जाता है तो आपके आउटपुट में इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा। अगर D3 0 होता है और D2 आपके पास हाई हो जाता है तो वो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अगर D3 1 हो जाता है तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1। अगर और ये तीनों जीरो हैं अगर, तो लेट से आपके पास आ जाएगा जो है 1 के इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर D3 0 हो जाता है और D2 जो है वो आपके पास 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा हाफ। ठीक है,
और इसी तरह से अगर D1 ऑन हो जाता है, बाकी ऑफ होते हैं, तो ये 1/4 यानी 0.25 आएगा। और अगर D0 हाई होता है और ये सारे ऑफ होते हैं, ये आपके पास 0.125 आ जाएगा या 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की होगी क्योंकि उसका वेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है जैसे। उससे कम जो है वो आपके पास D2 की होगी, उससे कम D1 की होगी और D0 की सबसे कम होगी। तो इस आउटपुट की जो इक्वेशन है, अगर आप इसको एनालाइज करें तो इसमें आपके पास आउटपुट मिनिमम कब आ रहा होगा। एक तो ये है कि अगर सारी बिट्स जीरो हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली आउटपुट जीरो है। अगर आपके पास जो है वो D0 1 हो जाती है तो आपके पास आउटपुट क्या हो रहा होगा, दिस कांस्टेंट फंक्शन, इसको मैं कांस्टेंट कहूंगा RF डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंसेस हैं सिंपली। तो ये कांस्टेंट फंक्शन इनटू 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो बहुत मिनिमम आउटपुट आ रही होगी। अगर D1 आपके पास सेट हो जाता है तो ये आ रही होगी दिस कांस्टेंट फंक्शन इनटू 1/4 या 0.25। अगर D2 हाई होता है तो ये आ रहा होगा दिस कांस्टेंट फंक्शन इनटू हाफ यानी 0.5। और अगर D3 ऑन होता है तो ये आएगा कांस्टेंट फंक्शन इनटू 1। और फिर आगे आप कॉम्बिनेशंस में भी देख सकते हैं कि अगर ये आ जाता है D3 1 हो जाए और ये दोनों 0 हो और ये 1 हो जाए तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा। तो जो भी रिस्पेक्टिव बिट्स आपके पास ऑन होंगी उनका सम जो है वो ऑटोमेटिकली इस RF डिवाइडेड बाय R से अपने वेट के अकॉर्डिंगली जो है हर बिट अपना कंट्रीब्यूशन करेगी और आपका टोटल आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है अब इसमें एक माइनस साइन का सिर्फ प्रॉब्लम है कि आपका आउटपुट जो है वो हमेशा माइनस में आ रही होगी क्योंकि आप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। तो जो आपके पास एनालॉग सिग्नल कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा वो नेगेटिव कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा। उसको अगर आपने मॉडिफाई करना है तो उसके आगे आप एक और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन विद गेन इज इक्वल टू 1 ऐड कर दें, तो आपके पास जो है वो जो नेगेटिव साइन इंड्यूस हुआ था वो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन यूटिलाइज हुई ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, वो कॉन्फ़िगरेशन थी आपके पास इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का एक स्पेशल केस विच इज़ नोन एज समर सर्किट। और इस समर सर्किट में फिर आगे जाके हमने ये देखा कि हमने जो रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट किया, हमने रेजिस्टेंसेस को एडजस्ट किया बाय दिस जनरल इक्वेशन, यानी हमारे पास जो n की वैल्यू होगी उतनी ही हमारी टोटल रेजिस्टेंसेस होंगी। जैसे हमारी इस एग्जांपल में 4 रेजिस्टेंसेस थी तो 4 ही हमारे पास टोटल रेजिस्टेंसेस, सॉरी n इज इक्वल टू 4 था तो 4 ही रेजिस्टेंसेस आई और वो थी R, 2R, 4R एंड 8R। और उसके बाद हमने ये ड्रॉबैक कंसिडर किया कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का ड्रॉबैक ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जूं जूं n इंक्रीज होता जाता है यानी नंबर ऑफ बिट्स इन द सीक्वेंस इंक्रीज होती जाती हैं, साथ साथ ही आपके पास जो आपको टोटल रिक्वायर्ड रेजिस्टेंसेस होती हैं वो भी इंक्रीज होती जाती हैं, यानी आपको ज़्यादा रेजिस्टेंसेस की टाइप्स रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे अगर मैंने आपको जैसे यहाँ एग्जांपल दी कि 16 बिट का अगर आपका डेटा है जिसको आपने कन्वर्ट करना है तो आपको 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब है कि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड अप करने के लिए बहुत टाइप्स की रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड होंगी। आपके पास रेजिस्टेंसेस की जो वेरिएशन है वो होनी चाहिए। और आपको ये पता है कि हमारे पास कई दफ़ा जब आप रेजिस्टिव सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्ट जो है वो रेजिस्टेंस नहीं भी मिलती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास R2R मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास जो है पहली रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम की, दूसरी है 2 किलो ओम की, तीसरी 4 किलो ओम की है। अगर मेरे पास 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं दो 2 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाऊंगा या 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस 4 लेके मैं उनको सीरीज में लगाऊंगा। या अगर मैं हार्डवेयर को रिड्यूस करना चाहता हूँ, मेरे पास 8 किलो ओम की रेजिस्टेंस है तो मैं दो 8 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दूंगा। तो जब दो 8 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगी तो आपको पता है कि जब सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास ऑटोमेटिकली हाफ हो जाती है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हर वैल्यू की रेजिस्टेंस मौजूद होना मस्ट नहीं है। तो इसमें हमें बहुत सारी जो है वो इनोवेशंस करनी पड़ेंगी एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए ये इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का ड्रॉबैक है। लेकिन जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये समर कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आपको कोई नई चीज इसमें लर्न नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपने रेजिस्टेंसेस का जो आपस का रिलेशनशिप है उसको एडजस्ट करना है। उसको अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है समर कॉन्फ़िगरेशन में आपने पैच करना है और आपके पास जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर रेडी हो जाएगा। तो यानी ऑलरेडी नोन कॉन्फ़िगरेशन को आपने सिर्फ स्मार्टली यूटिलाइज करना है। कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे कि आपका जो समर सर्किट है वो आपको एज अ जो है डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन जो है वो फंक्शन ऑपरेट करना या परफॉर्म करना शुरू कर दे। ठीक है, तो हमने इसका एडवांटेज भी देख लिया और हमने इसका डिसएडवांटेज भी देख लिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमने एग्जांपल की, इस एग्जांपल में यहाँ वैल्यूज आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर एफ जो है ये भी आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। सिर्फ जो है आर एफ और जो ये रेजिस्टेंसेस हैं ये सिर्फ ये कंट्रोल करेंगे कि यहाँ जो आपके पास ये वाला फैक्टर बाहर इक्वेशन के आ रहा है, ये देखिए ये वाला जो फैक्टर है इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपके पास आर एफ भी 1 किलो ओम है और जो कैपिटल आर है वो भी 1 किलो ओम था, तो ऑटोमेटिकली ये 1 किलो ओम कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये सिंपली इक्वेशन आ जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन D3 प्लस हाफ D2 प्लस 1/4 D1 प्लस 1/8 ऑफ D0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल, जैसे यहाँ हमारा केस है, ये यही केस है कि आप आर एफ को भी अगर 1 किलो ओम यूज कर लेते हैं और आप कैपिटल आर को भी 1 किलो ओम सेट कर देते हैं, तो आपके पास आउटपुट इक्वेशन में से ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी निकल जाएगी। आपके पास सिंपली जो आउटपुट की इक्वेशन है उसमें जो इनपुट बिट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी और जो इनपुट बिट्स इन्वॉल्व होंगी वो इन्वॉल्व हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स, यानी सबसे मैक्सिमम वेट D3 का होगा और उसके बाद हर सक्सेसिव या अपकमिंग बिट का जो वेट है वो प्रीवियस बिट से ऑटोमेटिकली हाफ होता जाएगा। और ये आपको पता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अगर आप देखें तो यहाँ इसका वेट 8 है, अगर तो जो उससे नेक्स्ट बिट है उसका वेट 4 है तो वो हाफ हो गया। उससे जो नेक्स्ट बिट है उसका वेट 2 है तो वो जो प्रीवियस बिट है उससे अगेन हाफ हो गया। और जो D0 है उसका वेट जो है वो 1 है जो कि D1 से अगेन हाफ है। तो ये हाफ का रिलेशनशिप इनमें एग्जिस्ट कर रहा है और यही हाफ का रिलेशनशिप आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास हर अपकमिंग बिट का वेट जो है वो प्रीवियस बिट से हाफ होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बाइनरी सीक्वेंस का ऑलरेडी डिफाइंड मैकेनिज्म है उसको ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो भी कर रही है। और ये वेट्स हमने एडजस्ट कहाँ से किए हैं, ये वेट्स एडजस्ट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंसेस और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे अगर आप रेजिस्टेंसेस का जो रिलेशनशिप है उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे एक चीज सिर्फ देखने वाली है, दोबारा से देख लें कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो आप यूज करेंगे विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो आप यूज करेंगे विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यही जो सेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंसेस है ये इस चीज को इंश्योर करेगी कि आपके पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे जो करंट इस I1 में कंट्रीब्यूट कर रहा है उस करंट का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। हर करंट अगर इसके करंट को मैं कहूँ कि दिस इज लेट्स से आई नॉट, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, तो I1 would be 2 times I0, I2 would be 2 times I1 and I3 would be 2 times I2 and I3 would be 8 times I0, 4 times I1, 2 times I2। तो ये जो करंट का रिलेशनशिप है ये 2 के फैक्टर से ही चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी सीक्वेंस में जो अगर आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से टुवर्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ट्रेवल करते हैं तो आपके पास जो सीक्वेंस है उसमें 2 के वेट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टिव नेटवर्क की जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है ये इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि आपके पास जो रिलेशनशिप है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का जो है वो पूरा का पूरा पहला सर्किट था।
और नेक्स्ट सर्किट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। और जो है इस लेक्चर की अपलोडिंग जो है वो अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, तो इसकी ऑलरेडी पीडीएफ फाइल आपके जो ग्रुप है उस पर अवेलेबल है, और लेक्चर के साथ ही पीडीएफ फाइल जो है वो आपके गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल होगी, और इस लेक्चर की जो अटेंडेंस है वो भी साथ ही अपलोड हो जाएगी। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की अटेंडेंस नहीं अपलोड की तो दैट इज़ गोइंग टू एक्सपायर इन फ्यू आवर्स, तो आप लेक्चर व्यू करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। एंड आई विल अगेन एम्फसाइज कि आप अब अपना जो पेस ऑफ स्टडी है उसको इंक्रीज करें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें मुझे नज़र आना चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हो उस इंटरेक्टिव सेशन में, और मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो लर्न कर रहे हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इस लैग को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।